माननीय उप मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, बहुत देर से नेता विरोधी दल का उद्बोधन हम लोग सुन रहे थे। उद्बोधन से पहले हम मन में विचार कर रहे थे कि महामहिम राज्यपाल महोदया ने जब संयुक्त अधिवेशन को विधानसभा में संबोधित किया, समाजवादी पार्टियों के हुड़दंग को देख करके उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता विरोधी दल माफी मांगेंगे। उसके बजाय समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस ढंग से हुड़दंग किया, उसकी हम पूरे प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से निंदा करते हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस बात को बताना चाहते हैं। उन्होंने जो बातें अभी कही हैं वो लॉबी में बैठ करके सुनेंगे और रिकॉर्डिंग 10 बार सुनेंगे, क्योंकि सच्चाई सिर चढ़ करके बोलती है। जो भी बोल करके गए हैं नेता विरोधी दल, वो असत्य का पुलिंदा है, कहीं कोई तथ्य से मतलब उनको नहीं है। मैंने सुना था जब राजा का राजपाट चला जाता है तो कुछ लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में सच्चाई की घटना हमने अपनी आंखों के सामने देखी। मैं नमन करता हूं समाजवादियों को, जिन लोगों ने भारत में समाजवादी आंदोलन की शुरुआत करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पूरा देश जानता है और माननीय अध्यक्ष जी, आप भी इतिहास से वाकिफ हैं। लोहिया जी ने जब समाजवादी आंदोलन की प्रारंभ की शुरुआत की और उसके बाद पूरे देश और दुनिया में समाजवादी नारा बुलंद हुआ, नरेंद्र जी ने शुरुआत की, उस परंपरा को आगे बढ़ाया। उस परंपरा को मैं कह सकता हूं राजनारायण जी ने आगे बढ़ाया, उसी परंपरा के पंडित जनेश्वर मिश्र जी ने आगे बढ़ाया। जब सब लोग दुनिया छोड़ करके गए तो उनके पास एक फटी धोती भी नहीं थी। अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं, आज इस नकली समाजवादी जो अपने आप को समाजवादी नाम लेकर के लाल टोपी लगा करके ठेकेदारी करने का काम करते, समाजवादी नाम का दुरुपयोग करते हैं, ये वो समाजवादी लोग हैं जो समाजवाद का नाम लेकर के पूंजीवादी व्यवस्था से बढ़कर के अपने घर को भरने का काम किए हैं। मैं एक दर्जन उदाहरण देना चाहता हूं, आप उठा करके देखिए। जब से पॉलिटिक्स इन लोगों ने शुरुआत की, समाज में काम करने के लिए आगे आए हैं, तब से इनका बैंक अकाउंट देख लिया जाए और आज का बैंक अकाउंट देख लिया जाए और इनसे पूछे कौन सा उद्योग आपने किया कि 10 रुपए से अकाउंट खोल करके आज लाखों करोड़ रुपए आपके अकाउंट में कहां से आ रहे? ये कौन सी व्यवस्था है? ये सभी पूरे देश के समाजवादियों को बताया जाए, वो लोग भी पाए। ढेर सारे समाजवादी मित्र हमारे हैं जो पीछे बैठे हैं, जुगाड़ करके पिछली सरकार का जब चुनाव चल रहा था 2022 में, अध्यक्ष जी, गुमराह करके इन लोगों ने छद्म रूप से लोगों को बताया कि हम आ रहे, आ जाओ। कई लोग बेचारे ठगे गए बैठे हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूं, और कई लोग तो चुनाव हार गए। हमारे अरे वर्मा जी का नाम नहीं, हम सामने बैठे साहब हमारे ओम प्रकाश जी, ठगा गए बेचारे। अध्यक्ष जी, सब छूने की क्षमता नहीं है, इसलिए 2 लाइनें कहना चाहता हूं। मुझे पतझड़ों की कहानियां सुना सुना के ना उदास कर, नए मौसमों का पता बता, जो गुजर गया वो गुजर गया। चाचा बैठे हैं, चाचा के कलेजे से पूछिए। हमने कभी समाजवाद को इस प्रकार से नहीं देखा है। समाजवाद का मतलब होता है कि जो तन पे एक कपड़ा है वो भी ना हो तो चलेगा, आधा कपड़ा हो, एक रोटी मिले तो 4 लोग खा ले। हमने कभी नहीं सुना था कि चाचा का ही पत्ता साफ। चाचा हमारे परिवार की अच्छी तरह जानते हैं, मैं इनकी पीड़ा समझता हूं। मजबूरी में आ गए। नेता विरोधी दल के बारे में कहना चाहता हूं, बेचारे सज्जन आदमी जो आसपास लोग गुमराह कर देते हैं। अब इतना कागज उनको दे दिया, इतना कागज कभी पहले कभी नहीं देखा होगा। ये कागज देने वाले पीछे से लोग बार बार कागज देने आ रहे थे और हमारे चाचा अवधेश जी बार बार दबा रहे थे, मत पढ़ो। याद है चाचा आपको? अवधेश जी हमारे चाचा है और ये समझा रहे थे कि ज्यादा झूठ मत बोलो, सत्य मत बोलो। असली समाजवादी पीछे से कागज आया तो
चाचा का ठीक है, इसको किनारे रख दो। लेकिन मैं मानता हूं चाचा, आपको मैं प्रणाम करता हूं। वास्तव में सच्चाई के साथ टिकने वाला अगर कोई असली समाजवादी चाचा है तो आप ही हैं। नहीं, मनोज पांडे भी जानते हैं बेचारे, कई लोग हैं, अब हम नाम नहीं लेंगे, सभी हमारे मित्र भाई। लेकिन मैं मित्रता के आधार पर कहता हूं, कोई बात हो भैया बताना, हम हमेशा साथ हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अस्पताल हमारी जिम्मेदारी, ठीक है ना। नहीं, डॉक्टर साहब भी देखिए जानते हैं कि सच्चाई क्या है, और डॉक्टर साहब वैसे भी होम्योपैथिक दवा देते हैं और होम्योपैथिक ये वाली होम्योपैथिक नहीं देती, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के डॉक्टर है। जो अर्क निकलता है वनस्पतियों से, उसकी दवा देते हो, सीधे फायदा करती है। मैं चर्चा करना चाहूंगा देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जब दुनिया के दूसरे राष्ट्रों में हम लोग गए तो वहां का नजारा हमने देखा। उत्तर प्रदेश के बारे में लोग तहे दिल से इंतजार कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश से टीम आए और हम लोग मिले। राजदूत ने जब हम लोगों को एयरपोर्ट पर लिया, और उसके बाद पूरे उद्योगपतियों में इस बात की खुशी थी, भारत से कोई राज्य ऐसा है जो हमें बात करने के लिए आया है। मैं बधाई देना चाहता हूं सदन के माध्यम से अपने सभी राजदूतों को। उन्होंने दुनिया के सभी राष्ट्रों में जहां जहां हमारी टीम गई, वहां के उद्योगपतियों से बात करके एक माहौल बना रखा था। रोड शो के लिए पूरी तैयारी थी। हमारी पहले 1-to-1 मीटिंगें हुई, इसके बाद रोड शोज हुए, और बड़े अच्छे माहौल में उनका मानना था कि उत्तर प्रदेश में यदि हमें निवेश करने का अवसर मिलेगा तो यहां एक सुरक्षा की गारंटी है। दूसरा, अध्यक्ष जी, यहां पर 25 करोड़ लोग रहते हैं। 25 करोड़ लोग अगर तय कर लें कि हम XYZ नाम की कॉफी को पिएंगे, तो वो उद्योगपति उत्तर प्रदेश आकर के उद्योगपति कहलाने लगेगा, उनका इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित माहौल देख करके दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए और हमारे रोड शो में शामिल हुए। और जब इसका आगाज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ तो एक उत्सव का माहौल था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आगाज किया, पूरी दुनिया नजारा देख रही थी। हजारों कॉल्स हमारे पास आए, पत्र आए, हमारे कार्यालय में प्राप्त हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश के बारे में क्या लोग जानते थे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडे, लुच्चे, लफंगे, बहु बेटी की इज्जत आबरू लूटने वाले, प्लाट मकान दुकान कब्जा करने वाले, उत्तर प्रदेश में दिन भर की बिक्री को शाम को घर ले जाने वाले व्यवसायी रोते थे, किसान रोते थे, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। तो आज उत्तर प्रदेश में मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, लगभग 33,50,00,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। और मैं धरातल पर उतारने के लिए इस बेहद जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जब पिछली बार हमारा इन्वेस्टर समिट हुआ उसमें 4 लाख करोड़ से अधिक के हुए थे, और उनको धरातल पर उतार करके हम लोगों ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद ये महसूस हो गया, सब लोग जानते हैं कि धरातल पर वास्तव में उद्योग लगे और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय आज बढ़ी है। ये आंकड़े में आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अभी हमने, और इसके साथ अध्यक्ष जी सबसे बड़ी बात क्या, 94 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। इतनी बड़ी संख्या में नौजवानों को सीधे रोजगार से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। इन्वेस्टर समिट के से जो माहौल बना, उससे पहले जब कोरोना महामारी का काल था, कोरोना महामारी के काल में क्या हुआ, बड़ी संख्या में सभी राज्यों ने उत्तर प्रदेश के जो हमारे श्रमिक थे उनको वापस कर दिया। जब श्रमिक वापस आए, आप सबको याद होगा, दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में 10,000 से लगभग अधिक श्रमिक हमारे सड़क पर खड़े थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल बसें लगाकर उनको वापस अपने अपने जिलों में भेजा, और इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी तय किया, उनकी एक एक व्यक्ति के अंदर जो हुनर था उसकी सूची बनाई। उसमें ड्राइवर्स थे, हमारे प्लम्बर्स थे, हमारे कारपेंटर थे, इलेक्ट्रीशियन थे, ढेर सारी विधाओं के लोग थे। ऐसे 40,000 लोगों को ओडीओपी के माध्यम से जोड़ करके हमारी जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना है उसको स्ट्रेंथन देने का काम किया। हमारे भाइयों को रोजगार मिला और उनको काम करने का, ओडीओपी के जो उद्योगपति थे उनको काम करने का अवसर मिला। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो ओडीओपी की सूची है, माननीय प्रधानमंत्री जब दुनिया के दूसरे राष्ट्रों में जाते हैं तो उनको गिफ्ट देने के लिए दूसरी सूची देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सीधे ओडीओपी की लिस्ट में आकर टिक कर लेते हैं। और मैंने देखा है टीवी अखबार में कि उत्तर प्रदेश में बने उद्योग में जो ओडीओपी के वस्तु है पूरी दुनिया में जाकर के अपना स्थान ले रही है। मैं कह सकता हूं कि ओडीओपी के माध्यम से, जैसे अलीगढ़ में हमारे सब लोग जानते हैं ताले बनते हैं,
आगरा का पेठा पूरी दुनिया में मशहूर है। मुरादाबाद में पीतल से बने सामान पूरी दुनिया में मशहूर है। भदोही के कालीन के बगैर तो कालीन पूरा ही नहीं होता। भदोही के कालीन मशहूर है। लखनऊ में हमारी चिकन की कारीगरी मशहूर है। इसके अलावा सिद्धार्थनगर का काला नमक का चावल पूरी दुनिया लेना चाहती था। आज तक सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल को सिर्फ स्थानीय लोग जानते हैं, लेकिन ओडीओपी के माध्यम से आज पूरी दुनिया ऑनलाइन खरीद रही है और हमने उन्हें प्लेटफॉर्म प्रदान करने का काम किया है। इसी प्रकार मैं कह सकता हूं G20 के बारे में आप सब जानते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, G20 दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली देशों का एक समूह है जिन पर 65% से अधिक संसाधनों का कब्जा उन्हीं देशों का है। मैं कह सकता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश की कमान संभाली, दुनिया के पैमाने पर भारत की छवि बढ़ी है, साख बढ़ी है। आज मैं कह सकता हूं कि दुनिया के वो शक्तिशाली देश भारत में आकर के विभिन्न जगहों पर कई विषयों पर बैठकें करेंगे और उससे रिसर्च पेपर तैयार होगा जिससे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसा मेजबानी करने का अवसर 4 स्थानों पर उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हम सबको मिला है। हम लखनऊ में उनका अभी कार्यक्रम संपन्न हुआ है, आगरा में संपन्न हुआ है, इसके अलावा नोएडा में और वाराणसी में भी होने वाला है। G20 के वही देश हैं जो भारत की अध्यक्षता में आज सब लोग रिसर्च कर रहे हैं कि ये देश कैसे आगे बढ़ पाएंगे। आधारभूत संरचना की चर्चा हम करें। सड़क के मामले में उत्तर प्रदेश आज 2,76,000 किलोमीटर सड़कें हमारे पास है और देश में सर्वाधिक सड़कों वाला करके पक्की सड़कों वाला राज्य है तो आज उत्तर प्रदेश है। और इसके अलावा सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला भी सड़क आज उत्तर प्रदेश राज्य है। इससे ज्यादा एक्सप्रेसवे किसी के पास नहीं है। जो अभी नेता विरोधी दल बता रहे थे, जिन एक्सप्रेसवे की चर्चा कर रहे थे, आप जानते हैं कि एक सप्ताह आउटगोइंग ऑनगोइंग प्रोसेस से चलता रहता है। इनको लगता है कि हमने दस्तखत किया है, हमने प्रपोजल बनाया है, हमने रात में सपना देखा है, मेरा ही है। अब सत्ता चली गई है, अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आदरणीय योगी जी के मजबूत हाथों में है और उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश में नंबर 1 बनकर के उभर रहा है। आज मैं कह सकता हूं हम प्रतिदिन 10 किलोमीटर से अधिक सड़कें बना रहे हैं और सर्वाधिक ग्रामीण सड़कें 2 लाख किलोमीटर हमारे पास ग्रामीण सड़कें हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है इन सड़कों के बनने के बाद। एयरपोर्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। 2017 से पहले इस प्रदेश में मात्र 2 एयरपोर्ट होते थे, लखनऊ और बनारस। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे पास 9 एयरपोर्ट क्रियाशील है और कुछ वर्षों में हमारे पास 21 एयरपोर्ट होंगे। लखनऊ का एयरपोर्ट तो अद्भुत ढंग से प्रगत कर रहा है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि देश का नंबर 1 एयरपोर्ट हो जाएगा। आज वहां से 115-110 फ्लाइटें रोज आ जा रही हैं। बहुत तेजी के साथ हवाई यातायात बढ़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा थी कि हवाई चप्पल वाला भी पहन करके हवाई जहाज में बैठेगा, उसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हवाई यातायात की तरफ हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट की चर्चा कर रहे थे। जेवर एयरपोर्ट के बारे में सब जानते हैं कि दुनिया का अद्भुत एयरपोर्ट बन रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 5 वहां पर हवाई पट्टियां बनाई जा रही है। आज तक भारतवर्ष में आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हवाई जहाज का मेंटेनेंस नहीं हो पाता था। हमको सिंगापुर फ्रैंकफर्ट जहाज भेजने पड़ते थे। आज हमारे जेवर में जब हम एयरपोर्ट कंप्लीट कर लेंगे तो हवाई जहाज मेंटेनेंस के लिए भी वहां पर काम शुरू होगा। यह सब माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व मार्गदर्शन में हो रहा है। हम आपको सड़क परिवहन के बारे में बताना चाहते हैं। हम प्रतिदिन 16 लाख से अधिक यात्री ढोते हैं। मतलब हमारे पास किसी दिन 19 लाख यात्री होते हैं, किसी दिन 18 लाख होते हैं, किसी दिन 16 लाख होते हैं। अगर हम एवरेज निकालें 16 लाख से अधिक यात्री प्रतिदिन हमारी बसों में सफर करते हैं और उनको आरामदायक गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इस बजट में भी नई बसों का बेड़ा खरीदने के लिए बजट में प्रस्ताव किया गया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को, उनको उच्च कोटि की यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हमारी रोडवेज बसें उनको सुरक्षित गंतव्य तक आरामदायक सफर कराने के लिए काम कर रही है और प्रतिदिन हमारे बेड़े में बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा बिजली के मामले में नेता विरोधी दल चले गए, लेकिन पूरा प्रदेश जानता है। जैसे ही उत्तर प्रदेश की सीमा में आते थे, कुबेरी बेला के बाद शाम के बाद महसूस होता था अगर अंधेरा हो गया तो लगता था उत्तर प्रदेश आ गया। आज उत्तर प्रदेश में 75 के 75 जनपदों में हम लगातार कंटिन्यूअस बिजली देने का काम कर रहे हैं और दावे के साथ कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अध्यक्ष जी क्या होता था, जब कोई रिश्तेदार आते थे तो पूछते थे भैया बत्ती दिन की है कि रात की। मतलब राम चलता था। 1 हफ्ता दिन की बत्ती आती थी, 1 हफ्ता रात की आती थी। चाचा आती थी कि नहीं आती? बताओ चाचा, आती थी ना? 1 हफ्ता दिन 1 रात ना बताते थे ना? चाचा ने माना कि 1 हफ्ता दिन में बत्ती आती थी, 1 हफ्ता रात में आती थी। मनोपारा भी जानते हैं
पूरा प्रदेश जानता है कि एक हफ्ता दिन में बत्ती मिलती थी, एक हफ्ता रात में मिलती थी और रोटेशन पीरियड चलता था। यही किसान जिसकी चर्चा करते थे, जब थ्रेसर का बटन दबाने के लिए जाता था तो वहां बिजली नहीं होती थी। आज हम राउंड क्लॉक बिजली देकर के उत्तर प्रदेश में इतिहास कायम किए हैं कि सर्वाधिक आबादी वाला राज्य। आज मैं कह सकता हूं कि हम 26,900 मेगावाट बिजली रोज खर्च कर रहे हैं। हमारा मैक्सिमम जो पीक, हमारी जो बिजली की उपयोग है 26,900 मेगावाट हम लगभग उपयोग में ला रहे हैं और हमारी अनुबंधित उत्पादन क्षमता जो है वो 30,400 मेगावाट 30,462 मेगावाट है। यानी हमारे पास पर्याप्त बिजली उपलब्ध है। बिजली की कोई चिंता की आवश्यकता हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नहीं है। जल जीवन मिशन, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि पेयजल के कारण ही सारी बीमारियां होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा प्रण लिया है कि सभी गरीबों को हम पक्का मकान देंगे। 2024 तक सबको पक्का मकान मिला, गरीबों को शहरों से लेकर के गरीब तक सबको पक्का मकान मिल रहा है। लेकिन उसमें जल जीवन मिशन पर शुद्ध पेयजल मिले, कोई बीमारी न होने पाए, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया है। मैं कह सकता हूं कि जिस बुंदेलखंड में ट्रेन से पानी मंगाने का काम यही समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, आज हमारी सरकार में एक बूंद पानी की भी कमी नहीं है। पूरी तरह से जल से आच्छादित कर दिया गया है। आज तक बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में हम आच्छादित करने जा रहे हैं। हम मार्च तक बुंदेलखंड बिंद के 9 जिलों को पूरी तरह से आच्छादित कर देंगे। घर घर हम जल जीवन मिशन के तहत टोटी से जल प्रदान करने का काम करेंगे। इसके अलावा अभी तक हम लोगों ने 82 लाख कनेक्शन देने का काम किया है। 2024 तक हम पूरी परियोजना पूरे प्रदेश में पूरी कर लेंगे। एक घर में हम नल से जल देने का काम करेंगे। बेसिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में स्कूलों का हाल क्या था, किसी से छुपा नहीं। स्कूल में तबेले खोल करके रखे थे, भूसा भर करके रखते थे, बच्चों का पता नहीं था, टीचर्स का पता नहीं था। आज हमारे कायाकल्प योजना के तहत स्कूल, किसी मॉन्टेसरी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है, उनसे बेहतर बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। बेहतर से बेहतर बनाने का काम किया है। माध्यमिक शिक्षा की चर्चा करना चाहूंगा। आज हमारे पास 2200 राजकीय इंटर कॉलेज है, जिसमें 4,600 हमारे पास एडेड कॉलेज है और 27,000 से अधिक हमारे पास माध्यमिक कॉलेज है जो निजी क्षेत्र के हैं। और हमारे पास बोर्ड में एक देश की आबादी से अधिक 60 लाख के लगभग परीक्षार्थी हमारे परीक्षा दे रहे हैं और जो निष्पक्ष भावना से प्रतिभा के बल पर हो रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस ढंग से प्रतिभाओं के साथ खुली लूट होती थी, उनको इम्तिहान देने के लिए नकल सामग्री उपलब्ध कराई जाती थी, ठेके पर इंटर कॉलेज बेचे जाते थे, सेंटर बेचे जाते थे, जिससे एक पूरे 5 साल में पूरी तरह से प्रतिभाओं का हनन हुआ, उनका नाश हुआ, उनका जीवन खराब करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। और जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थी थे, प्रयागराज किसी से छुपा नहीं है। हमारे प्रयागराज के ढेर सारे साथी बैठे, हमारे इंजीनियर सरोज जी प्रयागराज से ही आते हैं। लोक सेवा आयोग का नाम बदल करके एक विशेष जाति का नाम लिख दिया गया था, क्योंकि जब सूची आती थी ज्यादातर उसी बिरादरी के लोग एसडीएम और सीओ बनने का काम करते थे। ये तथ्य पूरे प्रदेश से कभी छुपा नहीं। अस्पतालों के बारे में अभी चर्चा कर रहे थे। अस्पतालों के बारे में चर्चा नेता विरोधी दल कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं रिकॉर्डिंग में सुन रहे होंगे। हमारे पास 125 डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास विशेष स्तर के 279 हॉस्पिटल्स हैं, सीएचसी हमारे पास 943 है, पीएचसी हमारे पास 3,649 है, उपकेंद्र हमारे पास 25,848 है, हेल्थ वेलनेस सेंटर इसी में, जिन पर हमने कंप्यूटर के माध्यम से संजीवनी ऐप को डाउनलोड करके किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक से गांव में बैठा व्यक्ति बात करा सकता है। उसके लिए सीएचओ हमारे उपकेंद्र पर तैनात रहते हैं। ऐसे हमारे पास 21,675 है। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तय हुआ था कि हम सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, उसके तहत हम काम कर रहे हैं। मात्र हमारे पास 14 जनपद बचे हैं जहां मेडिकल कॉलेज खोले जाने की कार्रवाई प्रचलित है, बाकी सब में कार्रवाई पूरी हो चुकी है। और आज हमारे पास जब समाजवादी पार्टी के मित्र सरकार से गए तो मात्र कुछ मेडिकल कॉलेज थे, आज हमारे पास। इसको विभागीय बजट में बता दीजिएगा मंत्री जी, छोड़ देते हैं, बाकी अब आगे बढ़ाएं अगर आपकी कानून व्यवस्था पे आते हैं। इनके बाद डॉक्टर के बारे में कमाल भाई, अब आपने छेड़ी दिया तो आपका नाम भी ले लेते हैं। कमाल भाई हमारे मित्र राज्यसभा में थे अध्यक्ष जी, बहुत आवश्यक बात मनोज भाई सुन लो। अभी चर्चा करके गए वो
इसको नेता आपने भी सदन- ले लीजिए। नेता विरोधी दल की तरह तरह की चर्चा करके गए। कमाल भाई जानते हैं एक बार क्या हुआ, माननीय अध्यक्ष जी महिला आरक्षण बिल आया और हम भी सदन में थे, ये भी सदन में थे। महिला आरक्षण बिल की प्रतियां फाड़ दी और पानी मंगाया गिलास पीने के लिए, गिलास को अपने पेट में भोंक लिया बैठे। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, सदन में मैं गवाह हूं। महिला आरक्षण बिल आया था, अध्यक्ष जी महिला आरक्षण बिल आया था और समाजवादी पार्टी के जितने 4-5 मेंबर थे पूरा गिलास पानी का मंगा के कांच का तोड़ करके और अपने हाथ में भोंके थे। हमने जाके इनकी ड्रेसिंग कराई थी। और ये समाजवादी पार्टी के लोग महिलाओं का दम भरने का काम करते हैं। और दूसरी ओर बता दूं, एक और घटना बता देता हूं, सदन में हुई थी, आरक्षण का बिल आया, SC/ST आरक्षण का बिल था और समाजवादी पार्टी के मेंबर ने प्रतियां भी बिल की फाड़ी और बेल में कूद गए। पूरी तरह से फर्नीचर को, राज्यसभा के फर्नीचर को तोड़ने का काम समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसदों के अधिकार उठा के देखे। ये लोग ना अनुसूचित जात जनजाति के हैं, ना महिलाओं के हैं, ना ओबीसी के हैं। ओबीसी की चर्चा बार बार करते हैं। ओबीसी में उठा के देखो कौन लाभ पाया है। एक ही सिस्टम मिलेगा, दूसरा चाचा नहीं मिलेगा। ये लोग बैठे बेचारे सब ठगे गए, जो छोटे छोटी बिरादरी वाले थे सब ठगे गए। पूरा एक ही घर में भरने का काम किया। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। वर्मा जी मैं आपकी पीड़ा अच्छी तरह जानता हूं, आप भी ठगाए गए हो, उसी श्रेणी में आप भी हो। माननीय अध्यक्ष जी कानून व्यवस्था के नाम पर मैं आपको याद दिला दूं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हम लोग सांसद थे। लखनऊ के हजरतगंज में लोहियावाली की एक जीप सीईओ को टांगी बोनेट पर और सीधे SSP के घर में घुसा दिया और आज तक उस पर कुछ हुआ नहीं, FIR भी नहीं। आप पूछ लीजिए, हम गलत कह रहे हैं प्रधान जी? अच्छा कसम खा जाओ नहीं हुआ था। तुम विद्या में कसम खाओ, तुम विद्या की कसम खाओ, हम विद्यार्थी हैं, तुम सरस्वती मां विद्या कसम खाओ नहीं हुआ था। और सुनो, अरे यार देखो अध्यक्ष जी सदन में हम लोग सत्य वचन करेंगे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अपराधी तत्वों को आशीर्वाद मिलता था, ये किसी से प्रदेश के लोगों से छुपा नहीं छुपा। प्लाट मकान दुकान कोई खाली पड़ी हो तो उस पर झंडा लगा कब्जा कर लेते थे, नारा लगाते थे, समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। चाचा दुखी हैं, मैं मानता हूं। पूरे प्रदेश में बदनाम चाचा हुए और ले आउट हो गया हमारा। पूरे प्रदेश में मिनी मुख्यमंत्री बनके बैठे थे, चाहे इटावा हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे कौशाम्बी हो, चाहे नोएडा हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे छोटे मोटे जिले यहां वाले सब हो। कोई काम बताओ भैया को, कोई काम बताओ भैया को। मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारी सरकार का एक नाम कोई कह दे कि मैं कदाचार करके एक सिपाही का भी ट्रांसफर करा दूंगा तो मैं राजनीति छोड़ने का तैयार हूं। एक आरोप कोई लगा दे। हमारी 6 वर्ष चलती हुई सरकार हो गई है। देखिए इन 6 वर्षों के दौरान शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ हमने नौजवानों को नौकरी देने का काम किया है। हमने शुचिता के साथ शासन को चलाने का काम किया है। हमने कानून व्यवस्था में यदि किसी ने कानून तोड़ा तो हमने छोटा बड़ा अपना पराया नहीं देखा, हमने उसको कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा देने का काम किया है। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि बहू बेटी की तरफ तिरछी नजर से देख ले। एंटी रोमियो स्क्वाड ने 16,000 से अधिक मुकदमे दर्ज किए और 20,000 यही लोग अंदर हैं। पूरी तरह से कानून का मजाक बना के रख दिया था। आज मैं कह सकता हूं जो हमारी बहू बेटियों पर, बच्चों पर बुरी नजर रखते हैं, हमने 501 के तहत मुकदमे दर्ज किए और 6-6 महीने में हमने उनको आजीवन और फांसी की सजा दिलाने का काम हमारी सरकार ने पैरवी करके किया। हमने पुलिस को स्ट्रेंथन किया, हमने पुलिस को ताकतवर बनाया है, आधुनिक असलहे उनको दिलाए हैं, आधुनिक गाड़ियां दिलाई हैं, रिस्पांस टाइम कम किया है। अध्यक्ष जी आज अपराधियों में डर है, अपराधी तख्ती लटका करके घूम रहे हैं कि हमारी जान बख्श दो। अपराधियों का ठौर या तो जेल है या अगर हमला करेंगे तो जहां ठौर है पूरा देश, पूरा प्रदेश जान चुका है। आज अपराधियों की चरागाह उत्तर प्रदेश नहीं, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जिस ढंग से अपराधियों को चरागाह बनाने का काम उत्तर प्रदेश को
किया गया था वो कभी संभव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के लोगों को 25 करोड़ लोगों का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने 37 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में दोबारा बनाने का धन्यवाद माननीय पाठक जी, धन्यवाद। मैं लफ्जों के साथ महामहिम राज्यपाल महोदया का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने हमारी सरकार की माननीय नीतियों को प्रदेश की जनता के समक्ष सदन के माध्यम से रखा। दो लाइनें कहकर मैं बात माननीय समाप्त मंत्री करना जी से भी चाहता हूं। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दिल में जलन, आंखों में तलखी, दिल में जलन, आंखों में तलखी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके बही खाते बिगड़े पड़े वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। श्री राजपाल बाल्यान, श्री राजपाल बाल्यान, श्री राजपाल बाल्यान, श्री राजपाल बाल्यान। मनीष हसीजा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं। नहीं जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मुझे अवसर दिया। बहुत धन्यवाद। उमाशंकर माननीय सिंह। अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण दिशाहीन है, किसान विरोधी है, रोजगार विरोधी है, महिला विरोधी है, मजदूर विरोधी है। कानून व्यवस्था अभिभाषण में प्रदेश के द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन प्रदेश की हालत आज ऐसी है जैसे हवाई दावे अभिभाषण की तरह से किए जा रहे हैं। महिलाएं, छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। किसान के लिए चर्चा तब भी नहीं आ पाएगा, कल बजट में हो जाएगी तब भी नहीं आ पाएगा। कोई प्रावधान ऐसा नहीं किया गया जो किसान को सुविधाएं दी गई हो। ये 7-8 बजे तक। हाँ। बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनवाई गई हैं, लेकिन सरकार ये जो टिक इन हवाई दावों को छोड़कर बीच में धरातल पर कुछ उतर बोले। कर अगर देखें तो किसान की स्थिति पहले से बदतर है। गन्ने का भुगतान माननीय मंत्री जी ने कहा था कि गन्ने का भुगतान पिछले वर्षों का कराया। हमारे पंकज मलिक ने वो क्वेश्चन उठाया था, पिछले वर्षों का तो पेमेंट कराया, लेकिन फिलहाल इस सीजन का पेमेंट पूरा का पूरा उन फैक्ट्री पर रुका हुआ है। मान्यवर सरकार करना भुगतान के विषय में भुगतान की राशि को बढ़ाकर एक लंबी सी धनराशि के रूप में सरकार पेश करती है, जबकि आपको प्रतिशत में बताना चाहिए कि आपने गन्ना किसानों का बकाया कितने प्रतिशत भुगतान करा दिया है और कितना बकाया है। फसल बीमा यह योजना किसान को कोई लाभ नहीं दिला पाई, बल्कि यह योजना मात्र बड़ी बड़ी बीमा कंपनियों को लाभ की योजना है। आप खुद दिखवा लें कि फसल बीमा के नाम पर कितना भारी भरकम प्रीमियम सरकार भरती है और कितना किसान को लाभ उसका पहुंचता है। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इस योजना का भी यही हाल है। किसान के साथ दुर्घटना होती है, उसके परिवारजन क्लेम के लिए दावा डालते हैं। उसके दावों में दस्तावेज कंपनियां निकाल कर खारिज कर दिया जाता है, दस्तावेजों से निकालकर खारिज कर दिया जाता है। मान्यवर किसान या उसका परिवार इतने आधुनिक नहीं है, आपके द्वारा मांगे जाने वाले हर दस्तावेज को उपलब्ध करा सके। इस बीमा दावे की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। किसान सम्मान निधि जिस योजना की सरकार काफी तारीफ करती है, जबकि सच्चाई यह है पात्र किसान इससे वंचित है। सही किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और अपात्र
लोगों को अधिकारियों की मिली भगत से योजना का लाभ ले लेते हैं। खाद बीज पता नहीं, मान्यवर निःशुल्क बीज का वितरण कब हो जाता है, सही किसान को कभी इसका लाभ नहीं मिल पाता। किसान की फसल के सही समय पर कभी भी यूरिया नहीं मिल पाता। हमने तो हमेशा किसान को यूरिया के लिए लाइन में देखा है। सिंचाई सरकारी नलकूप पूर्ण से रूप से जर्जर स्थिति में है और पूरे प्रदेश में जो सिंचाई की ट्यूबवेल है वो जर्जर है। ठीक सरकार को चाहिए कि उन ट्यूबवेलों को ठीक कराने की कृपा करें। बिजली किसानों की जरूरत के हिसाब से कहीं समय पर मिलती नहीं। अभी भी साथ में बिजली देने की बात कही जा रही है, जबकि होना यह चाहिए कि किसान को 24 घंटे बिजली दी जाए। और जो घोषणा पत्र सरकार ने अपने घोषणा पत्र में दिया था कि आधी बिजली की छूट की जाएगी, वो बिजली की आधी के बजाय बार बार बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही है और किसान को इससे बहुत बड़ा नुकसान है। किसान को छूट पर बिजली दी जानी चाहिए। युवाओं के लिए खेल कूद, फिटनेस, नौकरी के फिजिकल की तैयारी के लिए कोई सुविधा नहीं की गई। हमारे युवा फिजिकल के तैयारी के लिए जान जोखिम डालकर सड़कों पर के किनारे दौड़ते हैं। रोजगार मान्यवर इस समय तो कहने ही क्या है, रोजगार के नाम बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं पर होता कुछ नहीं है। युवा रोजगार के नाम पर हर बार ठगा जाता है। मान्यवर कब तक युवा बेरोजगार के साथ ये छल किया जाएगा। दूध किसान की ताजी आमदनी का जरिया है। इससे किसान के हाथ में पैसा बना रहता है। मान्यवर हालात यह है कि सरकार द्वारा दूध खरीद के लिए कोई सही साधन नहीं, व्यवस्था नहीं है। किसानों को औने पौने दाम में दूध अपना बेचना पड़ता है देहात के अंदर। महिला किसको बोलना है? चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, असीम अरुण है। नाम जो सुधार होना चाहिए था, बजट में सुधार किया जाना चाहिए था, बजट बढ़ना चाहिए था, वो कहीं उसमें कमी आई है, दिखाई नहीं दी। प्राइमरी स्कूलों की हालत बहुत ही खस्ता, शिक्षा स्तर शून्य के बराबर है, शिक्षा उपलब्ध नहीं है। शिक्षा मित्रों के सहारे विद्यालय चल रहे हैं। विद्यालय कायाकल्प के नाम पर दुरुपयोग हुआ, मगर विद्यालयों की हालत नहीं सुधरी। ग्राम विकास पंचायती राज मान्यवर ग्राम प्रधानों की हालत ऐसी करती है कि माननीय सदस्य समाप्त करें, आपका समय हो गया है। कोई विकास कार्य नहीं करा सकता। धन की उपलब्धि नहीं है। जो धन उपलब्ध है उसमें से प्रधान अपना मानदेय, सार्वजनिक शौचालय मानदेय, ग्राम सेवक के मानदेय यदि माननीय सदस्य अब समाप्त करें। है तो सरकार का आदेश, पहले पंचायत भवन का निर्माण कराओ। अब मान्यवर जब प्रधान की गांव की विकास निधि से पंचायत का निर्माण होता है तो गांव में नाली, सड़कें, खरंजा बहुत खराब रहता है। मान्यवर सरकारी पंचायत भवन के ठीक है, हो गया। माननीय सदस्य जी समाप्त करें। व्यवस्था करें।
माननीय सदस्य, मैं तो देखिए बहुत सारे अपने साथी हैं, एक समय के हिसाब से। मैं खुद ही कम बोलता हूँ और मुझे 2 मिनट की जरूरत है। नहीं, आप एक काम कर, देखिए ये तय हुआ है सदन में कि 7 मिनट का समय रहेगा, अब आपका 8 मिनट हो गया है। 2 मिनट और खाली सर 2 मिनट मान्यवर आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं। मैं सर्वदलीय मीटिंग में भी मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भी बैठे थे। माननीय मंत्री जी, हमारे जिले में जो सड़कें बन रही, उन सड़कों में पूर्व विधायकों के नाम के सूची पट बन रहे हैं। जो हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, वहां भी ऐसा ही है। जिला पंचायत सदस्यों को, जो हमारे विपक्ष के जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको अब तक विकास निधि के नाम पे कोई पैसा नहीं दिया गया। और एक सबसे बड़ी घटना, हमारा बुढ़ाना ब्लॉक में प्रमुख के अधिकार सीज कर दिए गए, समिति बना दी गई तो बना दी गई, लेकिन उसके बाद इतनी गुंडागर्दी और इतनी उसकी ऑफिस का ताला तोड़ दिया गया, उसका सूची पट तोड़ दिया गया। तो इस तरह की गुंडागर्दी हमारे यहाँ हो रही है। ये मैंने मुख्यमंत्री जी को भी मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी कि इसका कोई ना कोई उपाय किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। माननीय श्री असीम अरुण जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, माननीय राज्यपाल महोदया का जो अभिभाषण हुआ, उसके क्रम में मैं सबसे पहले ये सदन के पटल में रखना चाहता हूँ कि जिस प्रकार अनुशासनहीनता का माहौल समाजवादी पार्टी द्वारा उत्पन्न किया गया, ये बड़ा खेद का विषय था। और जब सुनना चाहिए था अभिभाषण तब ना सुना, और अब इतनी लंबी प्रतिक्रिया आ रही है, ये बड़े खेद का विषय है। मैं अभिभाषण के संबंध में और जो आने वाले समय की योजनाएं हैं, उसमें विशेषकर समाज कल्याण विभाग, जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित जो विषय है वो रखना चाहता हूँ। जो बड़े निर्णय इस समय लिए गए हैं और सबके समक्ष में रखना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे राजकीय अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास बने हैं